नमस्कार, मैं मधु शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी लेखक परिवार के मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही सुंदर कहानी। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म हिमाचल के कसोली गांव में हुआ। 18 मई 2024 को पद्मश्री और पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है। इन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। रस्किन बॉन्ड ने बाल साहित्य की अनुपम कृतियों का सृजन किया है। रस्किन अब 90 वर्ष के हो जाएंगे। इस उम्र में भी वे लगातार किताबें लिख रहे हैं और हिमाचल की सुंदर वादियों में आज भी उनका लेखन जारी है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी, पतंग वाला। गली रामनाथ में एक ही पेड़ था, वह बरगद का पेड़। पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच टहनियों से निकला हुआ। अली की पतंग उसकी टहनियों में फंस गई थी। फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादा के पास पहुंचा। उसका दादा अपने पिछवाड़े के आंगन में धूप में बैठा हुआ ऊँग रहा था। दादा जान, लड़के ने पुकारा, मेरी पतंग गई। बूढ़ा दादा अपने स्वप्न से झटके से जागा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी, जो कि बुर्राक सफेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही थी, मेहंदी में रंगे होने की वजह से। क्या मांझा टूट गया? बूढ़े ने पूछा। हाँ, पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है बेटा। नहीं नहीं दादा जान, मेरी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है। बुढ़ा जोर से हंसा। तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है अभी मेरे बच्चे। मुश्किल तो यह है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर तुम्हें एक नई पतंग जरूर दूंगा। उसने उसी समय पतले कागज और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी थी। गुलाबी रंग की हरे पुछल्ले वाली पतंग। बूढ़े ने वह पतंग अली को दे दी और अली ने अपने नन्हे पंजों के बल उचक कर दादा का पोपला मुंह चूम लिया। इस पतंग को खोऊंगा नहीं, उसने कहा। चिड़िया जैसी उड़ेगी मेरी पतंग। और अपनी एड़ियों पर घूमकर कूदता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपने देखता रहा। उसकी पतंगों की दुकान कब की खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने यह जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वह पतंगे अभी भी बनाता था, जिससे उसके पोते का भी फायदा होता था। बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो उन्हें बहुत मामूली चीज मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखना पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खुली जगह ही नहीं रह गई थी। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी के किनारे तक फैला था, उस सारे मैदान को शहर ने निगल लिया था। बूढ़े को वह पुराना जमाना याद आता था, जब बड़े बड़े लोग पतंग लड़ाते थे। पतंगे आसमान में तेजी से घूमती थी और झपट्टा मारती थी, एक दूसरे के धागे में फंसकर खींचती जाती थी, जब तक कि एक पतंग कट नहीं जाती। फिर वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहाँ चली जाती थी। बाजियां लगती थी और पैसे हाथ बदलते थे। उस समय पतंगबाजी शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे।
तब लोगों के पास समय था जो कि वह एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों न हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं, उम्मीदों की गर्मी लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीजें जैसे पतंग उड़ाना या आंख बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रोंद दी जाती है। जब वह जवान था तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में जाना जाता था और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगे उन दिनों 3 या 4 रुपए तक भी बिकती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी उस जिले में नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलाकार टुकड़े एक हल्के बांस के फ्रेम में जड़े होते थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया गया था, जिससे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ को फूला हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसकी आंखों की जगह 2 छोटे गोल शीशे जड़े थे। गोले सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहरा से थे, और पतंग ऐसी लगती मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही हवा में इसे उड़ा सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था और कहने लगे कि वह पतंग तिलस्मी है। जब नवाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई, तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग जमीन से उठी नहीं। बस कागज के गोले ने एक रुआसी व शिकायत भरी सरसराहट सी की। हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशे की बनी हुई थी, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज सी लगने लगी। फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन वाइट आसमान में उठ गई। इधर उधर छटपटाते हुए वह ऊपर उठने लगी, और ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी से चमकने लगी। जब यह बहुत ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों का झटका लगा। महमूद के लड़कों ने चरखे को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूटकर निकलना चाहती थी, आजादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी। फिर आंखों से ओझल हो गई। वह पतंग फिर कभी मिली नहीं। महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वह बिल्कुल जीती जागती चीज हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग कभी नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बनाकर दी। जब वह हवा में उड़ती थी तो वायलिन की आवाज आती थी। वे आराम भरे खुले दिन थे। अब नवाब तो कुछ साल पहले मर चुके थे। उनके वारिस काफी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी जमाने में पतंग बनाने वालों को आश्रय देने वाले लोग होते थे, जिसे कवियों को लोग सहारा देते हैं। पर अब महमूद को गली में कोई जानता ही नहीं। गली में अब इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों के मिजाज पुरसी का समय ही नहीं था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता था। अब जब उसके दिन पूरे होने को आए थे, कोई कभी मिलने नहीं आता। सच तो यह भी था कि उसके पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदराज हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम कर रहा था, दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय वह वहीं था, फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका था। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे, वे खुद अब जवान थे।
और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी याददाश्तों के लिए समय ही नहीं था। वे एक तेजी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। उन्होंने तय कर लिया था कि ये दोनों ही हमेशा के लिए इस तरह से जुड़े जरूर थे, पर हल्ला गुल्ला मचाती, माथे से पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके आसपास थी, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याओं और अपनी योजनाओं के बारे में बातें नहीं करते। सिर्फ गर्मियों में कभी कभी कड़ी धूप से बचने के लिए यहाँ खड़े हो जाते थे। पर वह छोटा लड़का था ना, महमूद का पोता, महमूद का बेटा पास ही काम करता था। महमूद उस लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता था, जैसे एक तंदुरुस्त पौधा रोज कुछ पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बढ़ रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक जैसा है। हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगर हमें कोई चोट न पहुंचाए, भूखा न रखे या काट न डाले। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आंखों में चमक ले आते हैं। बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं। हम टूटती शाखाएं, थके हाथ पैर धूप में फैलाते हैं और फिर एक लंबी सांस खींचकर अपने आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी जुर्रियों भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों की तरह। अली तो उस छोटे लाजवंती के पेड़ की तरह था, जो कि आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और लाजवंती का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे। सड़क की आवाजें धीमी होने लगी। महमूद को लगा शायद उसे नींद आ रही है और वह फिर सपने देखेगा। कभी कभी वह पतंगों के सपने देखता था। एक ऐसी पतंग का जो हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती थी। वह अली के लिए बहुत ही गजब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने को उसके पास और था ही क्या। अली की आवाज दूर पर सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था कि आवाज बहुत ही दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई है? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादा की तरफ बढ़ा। बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी और छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे, पर महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे जब आपस में रगड़ते हैं तब आती थी। अली एकदम से घबरा गया और दरवाजे की तरफ वापस आ गया। सड़क पर दौड़ता हुआ जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी से उड़कर लाजवंती के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकालकर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वह कटी पतंग उस कश्मकश भरे शहर से निकलकर अनजाने नीले आसमान में न जाने कहाँ चली गई थी। तो यह थी कहानी पतंग वाला। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अगर कहानी पसंद आती है तो अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।